2025 में ग्रीन एंटरटेनमेंट का एक ड्रामा पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन्स पर आया और उस ड्रामे ने आते ही पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन्स पर आग लगा दी। 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज, ट्रेंडिंग कॉन्टिन्यूसली, नेशनल डिबेट। ये ड्रामा टेररिज्म के बारे में नहीं है, ये ड्रामा फैमिली पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, और ये ड्रामा टिपिकल लव ट्रायंगल के बारे में नहीं है। ये ड्रामा हर दूसरे घर की कहानी है, ये ड्रामा हर कपल की रियलिटी है, और ये ड्रामा हर दूसरी औरत का दर्द है। ये ड्रामा है पामाल। जब ये ड्रामा रिलीज हुआ, मुल्क 2 हिस्सों में बट गया। मर्दों ने कहा कि इसमें बुराई क्या है, एक नॉर्मल मैरिटल लाइफ ही तो दिखाई है। मैं लेके गई थी। आपको किसने कहा कि मेरी बीवी को मेरी इजाजत के बगैर घर के बाहर लेके जाएं? हाँ, ठीक है, आइंदा से नहीं लेके जाऊंगी तुम्हारी बीवी को तुम्हारी इजाजत के बगैर। घर बैठा के रखो डेकोरेशन पीस बना के। हाँ रखूंगा डेकोरेशन पीस बना के, किसी की मशवरे नहीं चाहिए मुझे। और औरतों ने कहा कि नहीं, ये एग्जैक्टली मेरी कहानी है, ये मेरे बारे में लिखा गया है, मेरा शौहर मेरे साथ ऐसा ही करता है। तुम्हें तुम्हारी गलतियों पे डांटता हूं, समझाता हूं। सवाल यह है कि मैं ड्रामे देखता नहीं हूं, लेकिन आपके मैसेजेस की बारिश हो गई कि सर पामाल के बारे में बात करें। आपने कहा सर इम्तिनान भाई हमें बताएं इस ड्रामे की असलियत क्या है, कहानी क्या है। जब आपके इतने सारे मैसेजेस आए, मैंने इसकी कहानी को फॉलो अप किया, और जितना मैंने इसकी कहानी को फॉलो किया है, मैं एक ही बात कह सकता हूं कि यह ड्रामा अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे की अक्कासी करता है, हमारे माशरे का आईना है। और उसकी वजह यह है कि कभी कभी सही और गलत के दरमियान लाइन ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है। कभी मोहब्बत आपको कंट्रोल की तरफ ले जाती है, और कभी प्रोटेक्शन और पोजेशन में फर्क हम अलग कर नहीं पाते। क्यों गई मेरी इजाजत के बगैर घर के बाहर? बच्ची हो, समझ नहीं आती? कितनी कॉलें की तुम्हें? भाभी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा ठीक है, फोन ऊपर है। इसीलिए इस ड्रामे के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। ये आज की वीडियो मेरे लिए एक थोड़ी चैलेंजिंग वीडियो है, और उसकी वजह यह है कि आज की वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी बातें करने लगा हूं कि जहां आप बैठे हैं आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन आपने कोई ओपिनियन नहीं बनाना। ठंडे दिमाग से काम होकर मेरी सारी बातें सुननी है, उसके बाद आपका जो भी ओपिनियन होगा वो मैं सुनने को तैयार हूंगा। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। पामाल के बारे में बात करने से पहले 2 कहानियों का सुनना बहुत जरूरी है। मेरे एक दोस्त हैं, उम्र में मुझसे बड़े हैं, और मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो उम्र में मुझसे बड़े हैं। मुझे बहुत सीख मिलती है, बहुत कुछ समझने को मिलता है उनसे। ब्रिगेडियर हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। हम अक्सर गोल्फ भी खेलते हैं, अक्सर चेस भी खेलते हैं। मैं उनसे बड़ा कुछ सीखता हूं। उनकी बेटी की शादी हो गई। जब उनकी बेटी की शादी हुई, हर हफ्ते बेटी घर आना शुरू हो गई, मिलने के लिए अपने मैके आने लगी। जब रोज आती थी, हर हफ्ते आती थी, तो हर हफ्ते कोई ना कोई शिकायत उसकी होती थी कि पापा मेरे इन-लॉज ने ये किया, पापा मेरे इन-लॉज बड़े ऑड हैं, पापा मेरे इन-लॉज ने वो किया, पापा मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। एक दिन ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि बेटा एक काम करो, वहां लाउंज में मेरी गन रखी है, मेरी गन लेकर आओ। तो बेटी ने पूछा कि पापा क्यों, क्या हुआ? तो ब्रिगेडियर साहब कहने लगे कि बेटा अगर वो इतने ही बुरे लोग हैं तो मैं जाता हूं और उनको शूट करके आ जाता हूं। तो बेटी ने कहा कि नहीं 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 पापा, इतने भी बुरे नहीं हैं। तो उस पर बाप ने कहा कि बेटा अगर इतने ही बुरे नहीं हैं देन डील विद इट, दिस इज योर लाइफ, अपनी जिंदगी है, फिगर आउट करो। यहां के मसाइल उस घर में मत लेकर जाओ, और उस घर के मसाइल इस घर में मत लेकर आओ। कहानी खत्म, कॉन्वर्सेशन खत्म। उस बच्ची का घर तो बस गया। लेकिन ये थी 1990 की दिहाई की पेरेंटिंग, जहां पेरेंट्स कहते थे कि टफ लव है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जबरदस्ती बच्ची का घर बसाना है, फिगर इट आउट योरसेल्फ का एनवायरनमेंट है। लेकिन आज दुनिया बदल गई है, आज की पेरेंटिंग फर्क है, और आज जो जनरेशन मांगती है उसके लिए दूसरी कहानी का समझना भी जरूरी है। अब ये जो दूसरी कहानी है ये आपके लिए ज्यादा दिलचस्प है। मेरे एक और दोस्त हैं, उम्र में मुझसे काफी छोटे हैं, और एक दिन मुझे कहने लगे कि इम्तिनान भाई आपको पता है मेरी बीवी जहन्नुम में जाएगी। मैंने कहा अरे भाई
खुदा का खौफ करो, सर्टिफिकेट ही बांट दिया। द वे यू नो मी, मैं इस किस्म के सर्टिफिकेट कोई भी बांटे, चाहे वो मेरा जानने वाला हो या ना हो, मैं इनसे दूर भागता हूं क्योंकि ये इंसानों का काम नहीं है। और मेरे सामने मेरा जानने वाला मेरा दोस्त ये बात कर दे तो सोचें कि कितनी आग लगी होगी ये जुमला सुनकर। मैंने कहा तुम पागल हो क्या, इतनी बड़ी बात कर दी कि वो जहन्नुम में जाएगी, हुआ क्या है? तो कहने लगा कि वो मुझसे अलग होना चाहती है। ओके, रीजन क्या है? वो कहती है कि हम सारा दिन बच्चों की बातें करते हैं, चोर्स की, टास्क्स की, काम की बातें करते हैं, घर की बातें करते हैं, हमारी अपनी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है। तो कहने लगा कि उस पर मैंने उससे कहा कि कॉन्वर्सेशन कहां से करूं, मैं सारा दिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए कमाने में बिजी रहता हूं। उस पर उसकी बीवी ने एक बड़ा जबरदस्त आर्ग्यूमेंट दिया एंड आई वाज शॉक्ड। इट वाज अ वेरी गुड आर्ग्यूमेंट। उसने कहा कि देखो, ये जो तुम कमाने की बातें करते हो ना, ये मेरे सामने मत किया करो, क्योंकि अगर हम तुम्हारी जिंदगी में नहीं भी होते तो इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए तुम कुछ ना कुछ तो करते ना, कुछ ना कुछ तो कमाते, कोई तो काम धंधा करते। तो हमें एज अ शील्ड यूज करना बंद करो अपने आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। मैंने उसे कहा what she is really looking for is emotional connection। भाई तुम बात करना शुरू करो, you need to start talking and you need to start listening and he started that relationship fix हो गया, दोनों हंसी खुशी रहने लगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एक जनरेशन है जो कहती है कि एडजस्ट करो, सर नीचे करो, निगाह नीचे करो और अपनी जिंदगी को खुद ही फिगर आउट करो और जबरदस्ती घर बसाने की कोशिश करो। और दूसरी एक जनरेशन है जो कहती है कि भाई हमें इमोशनल कनेक्शन चाहिए। क्या दोनों गलत हैं? दोनों गलत नहीं है, दोनों अपनी जगह सही हैं, क्योंकि दोनों दो मुख्तलिफ दौर की प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ अदवार में पैदा हुए हैं। और प्रॉब्लम यह है कि दोनों जनरेशंस एक दूसरे को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। और यही दिखाता है ड्रामा पामाल। पामाल की लीड कैरेक्टर है मलिका, अवार्ड विनिंग राइटर, पैशनेट, फुल ऑफ ड्रीम्स। वो फेरी टेल मैरिज में बिलीव करती है क्योंकि उसने कभी अपने बाप को नहीं देखा एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। और फिर कहानी में एंट्री होती है रजा की। चार्मिंग, स्टेबल, सक्सेसफुल, परफेक्ट गाय, लव मैरिज, नो ड्रामा, ऑल हैप्पीनेस। पहले 2 से 3 एपिसोड तो ब्यूटीफुल रोमांटिक ड्रीम लाइफ दिखाते हैं, लेकिन फिर स्लो बर्न आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है। 5वीं एपिसोड के अंदर मलिका अपने कजन अनस से फ्रैंक होती है। बचपन के दोस्त हैं, पर रजा कोई बात पसंद नहीं आती और वो कहता है कि तुम्हें इतना फ्रैंक होने की जरूरत नहीं। फिर एपिसोड 7 के अंदर मलिका बिना पूछे मेड हायर कर लेती है और रजा उसके ऊपर गुस्सा खा जाता है, गुस्सा करना शुरू कर देता है और कहता है कि बैकग्राउंड चेक किए बगैर किसी को भी हायर कर लोगी क्या। फिर 10वीं एपिसोड के अंदर मलिका अकेले मार्केट जाना चाहती है, पर रजा कहता है कि अनसेफ है, मैं छोड़ आता हूं। 13वीं एपिसोड के अंदर मलिका प्रेग्नेंट है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन फेस कर रही है और काश कि कोई पाकिस्तानी मर्दों को बता सके कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है। 90% मर्द हमारे मुल्क का ये चीज समझ ही नहीं पाता कि ये किस बीमारी का नाम है, ये किस मर्ज की बात हम कर रहे हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक औरत इससे गुजरती है, लेकिन पाकिस्तानी मर्दों को किसी ने कभी ये बात समझाई ही नहीं। एनीवेज जनाब, रजा दूसरे बच्चे की प्लानिंग करना शुरू कर देता है विदाउट इवन आस्किंग हर। और मलिका की मां गीती कहती है कि पेशेंस रखो, हस्बैंड की बात मानो, यानी घर बसाने की बात करती है। स्लोली होता क्या है कि मलिका अपनी राइटिंग छोड़ देती है, अपने डिसीजंस छोड़ देती है, अपनी आइडेंटिटी भूल जाती है और हर चीज फेड आउट होना शुरू हो जाती है। और इतना ग्रेजुअल ये प्रोसेस होता है कि मलिका कहती है कि मैं जो भी करूंगी, जो भी पूछूंगी, पहले रजा से पूछूंगी, उसकी रजामंदी जानूंगी, उसके बाद कोई फैसला करूंगी। यानी एक अवार्ड विनिंग राइटर है, लेकिन अब एक छोटा सा सिंपल सा डिसीजन भी अकेले नहीं ले सकती। मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं यहाँ नहीं जा सकती, मैं वहां नहीं जा सकती। क्या कर सकती हूँ मैं? अपनी मर्जी से मेड नहीं रख सकती, अपनी मर्जी से मैं ग्रोसरी नहीं कर सकती, मैं कुछ भी अपनी मर्जी से कपड़ा नहीं पहन सकती। मैं जो करूंगी, जो रजा कहेगा, जो रजा को पसंद है वो होगा। रजा ये चाहेगा, रजा वो चाहेगा। सुबह से लेकर शाम तक मैं अपनी लाइफ सिर्फ रजा जो ख्वाहिश करता वैसे गुजार रही हूँ। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की ऑडियंस इस सब के ऊपर डिवाइडेड क्यों है? ओल्डर जनरेशन कहती है कि प्रॉब्लम क्या है, हस्बैंड से हर चीज में कंसल्ट करना चाहिए, जबकि यंगर जनरेशन ये कहती है कि ये कंट्रोल है, ये रेड फ्लैग है। मर्द कहते हैं कि रजा प्रोटेक्टिव है, प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, वो केयर करता है।
जबकि औरतें कहती हैं कि ये पोजेसिवनेस है, ये कंट्रोल है, और चूंकि ये कंट्रोल है, दिस इज नॉट राइट। अब ये कहानी क्या है? ये जनरेशनल और जेंडर डिवाइड की कहानी है, और यही इस ड्रामे की असली स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है। ये ड्रामा पूछता है कि वो क्या जगह है, वो कौन सी लाइन है जहां पर प्रोटेक्शन खत्म होती है और पॉजेसिवनेस शुरू हो जाती है। ये ड्रामा पूछता है कि कहां पर केयरिंग खत्म होती है और कंट्रोल शुरू हो जाता है, और कहां पर एडजस्टमेंट खत्म होती है और सेल्फ इरेजर शुरू हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं माशरे में जिंदा रहने के लिए, एक दूसरे के साथ चलने के लिए, इसीलिए इन पर बात करनी जरूरी है। अब ये जो रजा का कैरेक्टर है, ये बहुत लोगों को पर्सनली फील हुआ है। 50% औरतों ने मैसेजेस किए हैं कि ये मेरे हस्बैंड की एग्जैक्ट कॉपी है, और 30% मर्द ये पूछते हैं कि मैंने गलत किया क्या है। Now that is good, that is self reflection, और सेल्फ रिफ्लेक्शन माशरे के लिए बहुत जरूरी है। रजा वायलेंट नहीं है, चीटर नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल है, फैमिली मैन है, लेकिन वो कंट्रोलिंग है, इमोशनली मैनिपुलेटिव है, और यहां क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। मैं फेमिनिज्म के खिलाफ हूं, मैं फेमिनिज्म के खिलाफ वीडियोस भी बनाता हूं, और आपको ऑलरेडी मेरा स्टैंस इस पर मौजूद है, आपको पता है उस स्टैंस के बारे में, और मेरा स्टैंस वो है जो दीनी स्टैंस है। लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है, ये फेमिनिज्म नहीं है, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। लेकिन हमने पता क्या किया? पाकिस्तान जैसे माशरे में मर्दों ने किया ये कि वो तमाम हुकूक जो दीन ने दे रखे हैं, हमने औरत से छीन लिए और उसके ऊपर फेमिनिज्म का स्टिकर लगा दिया। फेमिनिज्म फितना है, लेकिन अपना हक मांगना ये फितना नहीं है। फेमिनिज्म एक मुसीबत है, लेकिन एक शादी के अंदर इमोशनल कनेक्शन मांगना ये फितना नहीं है। फेमिनिज्म एक साजिश हो सकती है, बिल्कुल है, लेकिन फेमिनिज्म के मुकाबले में विमेन एम्पावरमेंट ये फितना नहीं है। और ये सवाल आज पाकिस्तान के मर्दों को समझने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का मर्द, एंड यू नीड टू नोट दिस पॉइंट, पाकिस्तान का मर्द आज भी 1857 में जिंदा है। उसके जहन में आज भी वही रोमांटिक पिक्चर है जो 1970 और 80 की मूवीज में दिखाई जाती है। दुनिया आज वैसे नहीं चलती। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम यहां पर यह समझें कि इस कहानी के अंदर रजा का प्रॉब्लम है क्या। रजा का पहला प्रॉब्लम है फाइनेंशियल कंट्रोल। मलिका को बैंकिंग नहीं आती, सेविंग्स का नहीं पता, चेकबुक मैनेज नहीं कर सकती, और रजा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा। ये क्या है? ये केयरिंग है? ये केयरिंग नहीं है, ये कंट्रोल है। क्यों ऐसा होता है कि आपकी बेगम को पता तक नहीं है कि बैंकिंग करते कैसे हैं? आपके कोई जॉइंट अकाउंट्स नहीं है। द फर्स्ट थिंग आई डिड आफ्टर गेटिंग मैरिड वाज टू इंश्योर कि मेरी बेगम का अपना अकाउंट भी हो, जो कि उसके पास ऑलरेडी था भी, और हमारा एक जॉइंट अकाउंट भी हो। ये मैटर करता है। इस्लाम ये कहता है कि औरत की कमाई पर मर्द का कोई हक नहीं है। वो पूछ नहीं सकता उससे कि वो कहां खर्च करती है, अपने घर वालों को देती है, खा जाती है, शॉपिंग करती है, क्या करती है। यू डू नॉट इवन हैव द राइट टू आस्क। उसके बावजूद पाकिस्तान की औरतें जो कमाती हैं अपने घर पर, अपने मियां पर, अपने बच्चों पर लगाती हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आती नहीं है, एक औरत को नहीं आती, आपने अपनी बेगम को सिखा नहीं रखी है, तो ऐसे राइट का क्या फायदा? ऐसा राइट फिर यूजलेस हो जाता है। रजा का दूसरा प्रॉब्लम क्या है? रजा का दूसरा प्रॉब्लम है सोशल आइसोलेशन। और एक शादी के अंदर मलिका अपने कजन से नहीं मिल सकती है, वो अपने दोस्तों से नहीं मिल सकती है, उसका लिमिटेड इंटरैक्शन अपनी फैमिली के साथ। और इसके ऊपर रजा का पॉइंट क्या है मलिका के लिए? उसका पॉइंट ये है कि मैं बहुत केयर करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम जो है वो मेरे साथ साथ रहो और हम जो है वो केयरिंग एनवायरनमेंट के अंदर रहें। ये क्या है? ये आइसोलेशन है। आप उसको सारे जहान से काट देते हैं, आप उसको सारे जहान से इंटरैक्शन रोक देते हैं। किस लिए? इसलिए कि आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। एक शादी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज होती है ना कि आपकी बीवी किसी से भी इंटरैक्ट करे, वो आपका ट्रस्ट है। और अगर आपका ट्रस्ट ही नहीं है तो शादी किस बात की है? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोगों को समझने की जरूरत है वो है आइडेंटिटी फेलियर। एक अवार्ड विनिंग राइटर
जो जिंदगी में बड़े बड़े जगहों पर अपने झंडे गाड़ रही है, एक छोटा सा फैसला भी खुद नहीं कर सकती है। ये आपने किया उसकी आइडेंटिटी को इरेज करके। शादी के बाद एक औरत की आइडेंटिटी बरकरार रहनी चाहिए। वो जो करना चाहती है, उसके जो ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो होने चाहिए। एक कामयाब मर्द पता कौन होता है? एक कामयाब मर्द वो होता है जो अपनी बेगम की, अपनी औरत की, अपनी खातून की कामयाबी पर खुश होता है। वो प्राउड फील करता है कि वो कुछ कर रही है और जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि तुम एक दूसरे का लिबास हो। कि जो लिबास है, इसका मतलब भी पता है आपको? लिबास करता क्या है? लिबास एक काम करता है, लिबास आपका गला नहीं घोटता, और जो चीज गला घोटती है उसको हम लिबास नहीं कहते। इंडिया देखें कभी भी मेरे लिए काबिल तकलीद नहीं रहा, और मैं बहुत सारी बातें उस पर करता हूं, लेकिन इंडिया की एक मूवी थी, और वो मूवी भी जो बॉलीवुड से आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि हॉलीवुड की मूवी का चरबा होती है, तो नोटबुक एक बड़ी मशहूर ज़माना मूवी है हॉलीवुड की, उसका चरबा जब बनाया गया है इंडिया में अजय देवगन और काजोल ने, उस फिल्म का नाम था यू मी और हम। और उस फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग था वो बड़ा मैटर करता है। वो कहते हैं कि अपने रंग गवाए बिन मेरे रंग में ढल जाओ, अपनी धूप गवाए बिन मेरी छांव में आ जाओ। चलो यूं करें कि तुम ही रहो, मैं भी रहूं, हम भी रहें, और तीनों मिलकर साथ चले, साथ ही जन्म जन्म। अब जन्म जन्म पे बात नहीं करेंगे, फिर दैट वुड बी गोइंग अगेंस्ट आवर बिलीफ सिस्टम, बट द पॉइंट इज कि यू, मी और हम, इन तीनों का एग्जिस्ट करना जरूरी है। बट द फर्स्ट थिंग वी डू आफ्टर गेटिंग मैरिड इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, हम उस औरत की आइडेंटिटी को इरेज कर देते हैं। इसलिए हमारे यहां मर्दों की ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है, और मर्द को यह समझाने की जरूरत है कि कंट्रोलिंग केयरिंग नहीं होती है, पोजेसिवनेस प्रोटेक्शन नहीं होती है, और डिपेंडेंट वाइफ एक कामयाब शादी की निशानी नहीं होती है। फिर कहानी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और वो है मलिका की मां का, गीति का कैरेक्टर। गीति का कैरेक्टर ये कहता है, गीति ये कहती है मलिका को कि देखो पेशेंस रखो, हस्बैंड की बात मान लो, एडजस्ट कर लो। और फिर जब टेम्पोररी मलिका अपना घर छोड़कर आ जाती है तो उसको कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आगे चलकर गीति एक और एपिसोड में कहती है कि मैं अपनी बेटी को रियलिटी के लिए प्रिपेयर कर रही हूं, क्योंकि मेरी बेटी वो फेस कर रही है जो मैंने फेस किया था। दिस इज 100% ट्रू डेफिनेशन ऑफ जनरेशनल ट्रॉमा। हम ये ट्रॉमा अपने बच्चों को पास ऑन कर देते हैं, हम ब्रेक नहीं लगाते कि जो आपके साथ हुआ क्यों लाजमी है कि आपके बच्चों के साथ हो। एंड दिस इज अ मेजर कॉज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं, और ये बात आपको समझनी है। वो समझनी ये है कि हमारे माशरे में जब बेटी पैदा होती है, हम बचपन से उसकी तरबियत कर रहे होते हैं कि एक दिन इसने किसी न किसी घर में जाना है, इसको सिलाई कढ़ाई भी आए, इसको कुकिंग भी आए, इसको खाना पकाना भी आए, इसको उठना बैठना भी आए। बहिश्ती जेवर उठाकर उसको चिपका देते हैं, पूरी जिंदगी उसकी तरबियत करते हैं। लेकिन जब वो बड़ी होती है ना, फिर लाजमी हो जाता है जिस चीज के लिए उसने सारी जिंदगी तकलीफ काटी होती है, वो एक फेरी टेल मैरिज एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि सारी जिंदगी हमने तरबियत ये की है। जबकि एक बच्चे की तरबियत, एक लड़के की तरबियत हम क्या करते हैं? हम कोई तरबियत नहीं करते। करियर बना लो, सेट हो जाओ, शादी कर लो। इसीलिए शादी के बाद एक लड़की एक्सपेक्ट करती है कि कुछ तो डिफरेंट होगा, कुछ होगा इस शादी के अंदर। लेकिन एक लड़का क्या एक्सपेक्ट करता है? बस शादी हो गई ना, करियर चेक मार्क, इसके अलावा गाड़ी लेनी थी चेक, इसके अलावा शादी थी चेक, बस हो गई शादी, अब मूव ऑन, अब अगला काम क्या है? वो टास्क ओरिएंटेड हो जाता है। यहां पर एक कहानी सुननी बहुत जरूरी है, क्योंकि गीति की मां वो मां है जो आपकी मां है, जो आप लोग हैं। आपने क्या करना है? आपने अपने आप को बदलना, और इसके लिए ये कहानी सुननी बहुत जरूरी है। देयर इज अ फैमिली आई नो फॉर अ लॉन्ग टाइम। उस फैमिली के अंदर लिटरली माँ बाप ने अपने बच्चों की तरबियत, बेटे बेटियों की तरबियत इतनी अच्छी की है, इतनी अच्छी की है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लिटरली मैं कभी कभी सोचता हूं कि मेरे बच्चे इतने बड़े होते तो शायद मैं अपनी शादियां भी इनके साथ कर देता। इतने अच्छे लोग हैं। अब इतनी अच्छी तरबियत के बाद
जब आप उस खानदान को देखते हैं ना, आप ये सोचते हैं, और अक्सर इंसान बैठा हुआ बहुत कुछ सोचता है, मैं भी सोच रहा होता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि यार उनके कभी बच्चे की नौकरी का प्रॉब्लम है, कभी शादी का प्रॉब्लम है, कभी शादी नहीं हो पा रही है, कभी उम्रें ज़्यादा हो रही हैं, कभी नौकरी में एडजस्टमेंट नहीं हो रही, क्यों प्रॉब्लम्स है इनके साथ। एंड मैं जितना इसके बारे में सोच चुका हूँ, मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि एक पर्टिकुलर कॉज है। मैंने उनको ओवर द इयर्स देखा है। मैंने ये देखा है कि जब वो बच्चे बड़े हो रहे थे तो उनको राह रास्त पर रखने के लिए उनकी माँ ने उन बच्चों को इतनी इतनी सलावातें सुनाई हैं कि आधी शायद कबूलियत के वक्त में कबूल हो गई हैं। खसमानू खानी से लेके तो क्या क्या बातें नहीं कही गई, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी सलावातें सुनाई हैं कि बच्चा राह रास्त पे रहे। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है और एक छोटी सी गुजारिश है उन तमाम औरतों से जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और यू वाचिंग दिस वीडियो, कि आप जब बच्चे की तरबियत कर रहे होते हैं, स्पेशली बेटी की, तब ये क्यों कहते हैं कि तुम्हें ये नहीं आता कल को नाक कटाओगी, तुम्हें वो नहीं आता कल को ये हो जाएगा। आप ये क्यों नहीं कहते कि मेरी बेटी जिस घर में जाएगी हमेशा खुश रहेगी, मेरी बेटी जिस घर में जाएगी देखना उसको जन्नत बना देगी, मेरी बेटी को ये आ जाएगा, मेरी बेटी को वो आ जाएगा। आप पॉजिटिव एफर्मेशंस क्यों नहीं देते? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया है, जिसका मफहूम है कि मुझसे अच्छा गुमान रखो, मैं अच्छा ही करता हूं। जब आप नेगेटिव गुमान रखते हैं, बच्चे को बताते तुम्हें चोट लग जाएगी तो उसे चोट लगेगी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप ये भी तो कह सकते थे ना कि तुम्हें चोट लग सकती है। ये छोटी छोटी तब्दीलियों से आप अपने घर को जन्नत बना सकते हैं, अपने बच्चों की जिंदगियां संवार सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। 18वीं किस्त में एक बार फिर कहानी बदल जाती है कि जब रजा को टर्मिनल कैंसर हो जाता है स्टेज 4 का, और फिर उसे एहसास होता है, उसे ख्याल होता है कि मैंने तो अपनी बीवी को बेसिक लाइफ स्किल्स नहीं दे रखे, ये कैसे इस दुनिया में सर्वाइव करेगी। अब उसको समझ में आता है कि इसके लिए एटीएम कार्ड यूज करना भी इंपॉर्टेंट है, चेक बुक भी इंपॉर्टेंट है, ड्राइविंग भी इंपॉर्टेंट है। अब वो ये स्किल्स देने लगता है, जिस पर फिर पाकिस्तान डिवाइडेड है और बहुत सी ओल्डर जनरेशन कहती है कि हाय कितना अच्छा है, फाइनली इसको एहसास तो हुआ। ये अच्छा नहीं है, ये प्रोटेक्टिव रहा है, ये उसको पोजेसिव करके कंट्रोल में रखता रहा है, एंड व्हाट ही इज डूइंग नाउ दैट इज अ डिससर्विस टू द मैरिज। क्यों आपकी बेगम के बैंक अकाउंट्स नहीं है, क्यों उसको ड्राइविंग नहीं आती है, क्यों उसके पास बेसिक सर्वाइवल स्किल्स नहीं है? ये पाकिस्तान के मर्दों आपने करना है। आपने अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को ड्राइविंग सिखानी है। बाइक चलाना सिखा सकते हैं, बाइक चलाना सिखाएं, उनको बेसिक सर्वाइवल स्किल्स दें कि वो इस दुनिया में सर्वाइव कर सकें। और आप अपनी बेगमात के लिए भी कर सकते हैं, दोज हु आर मैरिड, उनको भी ये स्किल्स आने चाहिए। ये बात आज हमारे यहां कोई खुलकर बयान नहीं करता है कि एम्पावरमेंट में और फेमिनिज्म में अलग फर्क है, और ये मर्दों को समझने की जरूरत है कि अगर आप अपनी बीवी को एम्पावर करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपकी इज्जत नहीं करेगी या आपको छोड़कर चली जाएगी या आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। इसका मतलब ये है कि वो कॉन्फिडेंट बनेगी, वो एम्पावर होगी तो वो डिपेंडेंट नहीं होगी, वो एम्पावर होगी तो जिंदगी के उतार चढ़ाव के अंदर आपका साथ निभा सकेगी। अगर वो एम्पावर्ड होगी तो वो ये करेगी कि कोई मुसीबत आए तो वो इस दुनिया में सर्वाइव करने के काबिल होगी। और ये है दीन, ये है इस्लाम, जिसको कोई खोलकर एक्सप्लेन करता नहीं है। आप उम्महातुल मोमिनीन को देख लीजिए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक कामयाब सक्सेसफुल बिजनेस वुमन थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा 2210 से ज्यादा अहादीस मुरत्तब करवाई, स्कॉलर थी, टीचर थी और पब्लिक डिस्कोर्स में पार्टिसिपेट किया। ये है इस्लाम। ये हम खोलकर बयान करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमने कल्चरल प्रैक्टिसेस को उठाकर दीन का नाम दे दिया है। और ये सबसे बड़ी ज्यादती की है हमने अपने घरों के साथ और खास तौर पर अपनी औरतों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, एंड दैट नीड्स चेंजिंग। मुझे तो ऑनेस्टली ड्रामा देखकर दुख ज्यादा हुआ कि आज 2025 में ये बातें बतानी पड़ रही हैं। आज ये बताना पड़ रहा है इन लोगों को कि आज दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा। हमारी औरत इवॉल्व कर रही है वक्त के साथ, हमारा मर्द इवॉल्व नहीं करता। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि औरतें, जो कि सबको पता है कि औरतें जल्दी मैच्योर होती हैं, मर्द लेट मैच्योर होता है। औरत वक्त के साथ साथ मैच्योर होती है और पाकिस्तान का मर्द सिर्फ तब मैच्योर होता है जब इसका दिल टूटता है।
उसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं होती जब वो मैच्योर हो सके। मुझे एक नज़म याद आ रही है सबके ऊपर, क्योंकि दुख इतना बड़ा है कि हमें ये बातें बतानी पड़ रही हैं। वो शायर कहता है, एंड आई होप कि आप उससे रिलेट भी करेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में इसको फील करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। शायर कहता है कि ज़िंदगी की तवील राहों में हम शरीके सफ़र रहे तो हैं। तू मुझे अपनी जान समझती रही, मैं तुझे कत्ल करता आया हूँ। मैंने आदम से लेकर आज तलक जिस कदर भी लहू बहाया है, सारा तेरे बदन से आया है। तू जो पैदा हुई तो मैंने तुझे जिंदा दरगोर करके मार दिया। कभी दीवार में चुनवाया तुझे, कभी सूली पे तुझको वार दिया। हमने मिलकर मकान बनवाया जिसमें दोनों मुकीम हैं, लेकिन तू घरेलू गुलाम की सूरत और मैं मालिक मकान कहलाया। मेरा माजी है झूठ की तारीख, हाल अपना बेबस नदामत है। इससे पहले कि इस नदामत से मैं किसी रोज खुदकुशी कर लूं, उठ मेरी हम नफस बगावत कर, अपनी तारीख खुद मुरत्तब कर, उठ मेरी हम नफस बगावत कर।